प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण, एकजुट और स्थिर अफगानिस्तान के लिए भारत का समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सभी उपाय कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में 63 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 227 रन से हराया। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आज वर्चुअल बैठक की। दोनों पक्षों ने शहतूत बांध निर्माण परियोजना के बारे में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस बांध से काबुल शहर को सुरक्षित पेयजल मिलेगा, नजदीकी क्षेत्रों को सिंचाई का पानी मिलेगा और क्षेत्र में बिजली भी उपलब्ध होगी। ये परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का अंग है। अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाया जा रहा ये दूसरा प्रमुख बांध है। इससे पहले भारत ने सलमा बांध बनाया था, जिसे भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने जून 2016 में इस मैत्री बांध का उद्घाटन किया था। शहतूत बांध निर्माण के समझौते से अफगानिस्तान के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में भारत की ठोस और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता तथा दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का पता चलता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत और अफगानिस्तान की सभ्यताओं के बीच संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने शांतिपूर्ण, एकजुट, स्थिर, समृद्ध और समावेशी अफगानिस्तान के लिए भारत का समर्थन जारी रहने का आश्वासन दिया। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती, हमारी आपसी साझेदारी और मजबूत हुई। यही दोस्ती, यही निकटता कोविड महामारी के खिलाफ भी हमारे बीच दिखती रही है। चाहे दवाइयां और पीपीई हो या भारत में बनी वैक्सीन की सप्लाई, हमारे लिए अफगानिस्तान की आवश्यकताएं हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशक में अफगानिस्तान के विकास में भारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल में शहतूत बांध के निर्माण का समझौता दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ मैत्री पर आधारित है। आज हम काबुल में जिस शहतूत बांध के निर्माण पर समझौता कर रहे हैं, उसकी नींव सिर्फ ईंटों और मोर्टार पर नहीं बनेगी, बल्कि भारत अफगान दोस्ती की ताकत पर टिकी होगी। काबुल शहर भारत के लोगों के दिलो दिमाग में बसा है। मुझे विशेष खुशी है कि शहतूत बांध परियोजना से काबुल शहर के नागरिकों को पेयजल सुविधा प्रदान होगी। साथ साथ काबुल नदी बेसिन में एक सिंचाई नेटवर्क का विकास भी होगा। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की जनता को आश्वासन दिया कि भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि कोई भी बाहरी ताकत हमारी दोस्ती या हमारी आर्थिक वृद्धि को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राज्यसभा ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान द्वितीय संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। ये पिछले वर्ष 30 दिसंबर को लागू अध्यादेश का स्थान लेगा। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान द्वितीय संशोधन अधिनियम 2011 में संशोधन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड में चमोली में हिमस्खलन से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा में उत्तराखंड आपदा पर अपने वक्तव्य में अमित शाह ने यह आश्वासन दिया। इससे पहले गृह मंत्री ने राज्यसभा में इस बारे में अपने बयान में कहा कि आपदा से निपटने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।
केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है। इस बीच आपदा प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 31 शव निकाले जा चुके हैं। राज्य सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 175 लोग अब भी लापता हैं, 12 लोग बचा लिए गए हैं, जिनमें से 6 घायल हैं। बचाव अभियान जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के गठन के लिए नई केंद्रीय योजना शुरू की है। ऐसे 10,000 संगठनों के निर्माण और उन्हें बढ़ावा देने के लिए 68 अरब 65 करोड़ डॉलर के बजट का प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि किसान उत्पादक संगठन उत्पादक समूहों में विकसित किए जाएंगे। सदस्यों के लिए बाजार सुलभ कराने तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कृषि और बागानी फसलों के उत्पादकों के संगठन बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से चलाई जाने वाली इस योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से एफपीओ बनाए जाएंगे, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। फिलहाल ऐसी 9 एजेंसियों के नाम तय किए गए हैं। ये कार्यान्वयन एजेंसियां 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक एफपीओ को पंजीकृत करेगी और उन्हें पेशेवर सहायता उपलब्ध कराएगी। ये कार्य क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीबीबीओ के जरिए किया जाएगा। सीबीबीओ संगठन को बढ़ावा देने से संबंधित सभी मुद्दों की जानकारी उपलब्ध कराने का मंच होंगे। प्रत्येक संगठन को 3 वर्ष की अवधि के लिए 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि एफपीओ का गठन और संवर्धन कृषि को आत्मनिर्भर कृषि में बदलने की दिशा में पहला कदम है। इससे उत्पादन की लागत घटेगी, पैदावार बढ़ेगी और संगठन के सदस्यों की आय भी बढ़ेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष सेल ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़काने के मामले में एक अभियुक्त दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की थी। एक ट्वीट में पुलिस ने बताया कि दीप सिद्धू अपने भड़काऊ भाषणों से युवाओं को भड़का रहा था और गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में ये मुख्य आरोपी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 63 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। 63 लाख से ज्यादा लाभान्वितों को वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। जब हम कहते हैं कि 63 लाख से ज्यादा लाभान्वित, तो इसका अर्थ है कि ये वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। 63,10,194 जिनको की पहला डोज वैक्सीन का दिया गया है। दूसरा डोज हम 13 फरवरी से देना प्रारंभ करेंगे। देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था। श्री भूषण ने बताया कि केवल 24 दिन में 60 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन देने वाला भारत पहला देश है। अमेरिका को 60 लाख लोगों को कोविड टीके देने में 26 दिन और ब्रिटेन को 46 दिन लगे थे। श्री भूषण ने कहा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई मृत्यु नहीं हुई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोविड-19 मरीजों की संख्या निरंतर घट रही है और स्थिति अब संतोषजनक है। ये भी संतोष की बात है कि कोविड-19 के कारण मृत्यु भी कम हो रही है और अब प्रतिदिन मृतकों की संख्या 100 से भी कम रह गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोविड से कोई मृत्यु नहीं हुई है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई के परेल स्थित हाकिन इंस्टीट्यूट को कोविड वैक्सीन के अनुसंधान तथा विकास के लिए प्राथमिकता देगी।
ये बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संस्थान की समीक्षा बैठक में कही। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान को उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। श्री ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार निकट भविष्य में इस संस्थान में अत्याधुनिक वैक्सीन अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए पूरी सहायता देगी। बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में आज 17 नए चेहरे शामिल किए गए। इसमें 9 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से और 8 जनता दल यूनाइटेड से हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने पटना में राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। जनता दल यूनाइटेड की सुशील लस्सी सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भाजपा के जनक राम को भी मंत्री बनाया गया है, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। 17 नए मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या 31 हो गई है। अब मंत्रिमंडल में 16 मंत्री भाजपा के कोटे से और 13 जनता दल यूनाइटेड के कोटे से हैं। एक मंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एक विकासशील इंसान पार्टी से है। नए मंत्रियों के पदभार भी सौंप दिए गए हैं। शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री, जबकि नितिन नवीन को सड़क निर्माण विभाग दिया गया है। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री और श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल की संस्कृति और विरासत को नष्ट करने का आरोप लगाया है। श्री नड्डा ने बीरभूम जिले से परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण को रवाना करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की अंदरूनी और बाहरी संस्कृति वास्तविक संस्कृति नहीं है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने राजनीति का अपराधीकरण किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और पुलिस को राजनीति में शामिल किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उससे पहले तारापीठ मंदिर गए। आंध्र प्रदेश में आज 12 जिलों में ग्राम पंचायत चुनावों के पहले चरण का मतदान हुआ। इस चरण में 20,157 वार्ड सदस्यों के चुनाव के लिए लगभग 43,601 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये चुनाव 4 चरणों में 21 फरवरी तक चलेंगे। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आयोग का एक दल 2 दिवसीय दौरे पर आज चेन्नई पहुंच रहा है। इस दल में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार भी शामिल हैं। फिल्म अभिनेता निर्देशक राजीव कपूर का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। राजीव कपूर स्वर्गीय फिल्म अभिनेता और निर्माता निर्देशक राज कपूर के पुत्र थे। चेंबूर में अपने निवास पर हृदयाघात के बाद राजीव कपूर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राजीव कपूर ने 1983 में एक जान है हम फिल्म से करियर की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में मुख्य किरदार की भूमिका निभाई। राम तेरी गंगा मैली उनकी सुपरहिट फिल्म रही। उन्होंने आसमान, लवर बॉय, हम तो चले परदेस और जबरदस्त जैसी फिल्मों में भी काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में आज वाराणसी जौनपुर सीमा के पास एक सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। ये दुर्घटना एक जीप के ट्रक से टकराने से हुई। जीप में सवार 7 लोग मारे गए और 5 घायल हो गए। जीप पर सवार 12 लोग बनारस में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जाती है। म्यांमार में सैन्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। आज सवेरे म्यांमार की पुलिस ने राजधानी नेपिडो में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की। इस महीने की पहली तारीख को तख्ता पलट के बाद आज चौथे दिन देश में कई स्थानों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। म्यांमार सरकार ने देश की स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। म्यांमार सेना प्रमुख जनरल मिन ऑंग लाइंग ने कल अपने पहले राष्ट्रव्यापी संबोधन में सेना के सत्ता पर कब्जा करने को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान में की गई गड़बड़ी के कारण तख्ता पलट और आपातकाल लगाने की आवश्यकता पड़ी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा।